हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास की नई एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समरूपता सिमिलैरिटी। समरूपता मैं आपको पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को करवा देता हूं, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा। तो अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से पढ़ें। समरूपता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से मेहनत करें। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6, 7, 8 कंप्लीट करवा दी है। वो भी एक्सरसाइज आप देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो टॉपिक वाइज, क्लास वाइज आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज अपन बाद में शुरुआत करेंगे, पहले अपन उसके कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। उसका बेसिक नॉलेज मैं आपको जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा। जीरो से क्या मतलब है? जीरो से मतलब शुरू से रेखाएं कितने प्रकार की होती है वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो अपनी फॉर्मूला को भी बनाइए रेखा गणित की, उसके अंदर जितना भी मैं आपको बेसिक करवाने वाला हूँ वो सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, माध्यिका सब पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपके एक्सरसाइज 10, 11, 13 और 14 कवर होने वाली हैं। चारों एक्सरसाइज में से आपके कम से कम 25 से 30 नंबर का आपके पेपर कवर होगा। तो आपको 25 से 30 नंबर की इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हुए अच्छे से मेहनत करनी है। आज अपन जो बेसिक की शुरुआत करेंगे ये आपके चारों प्रश्नावलियों में कवर होने वाला है। अभी मैं जो बेसिक करवाऊंगा उसके बाद आगे की 4 प्रश्नावलियों में आपकी कोई बेसिक नहीं आएगा। तो अभी आप बेसिक पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से समझें और अच्छे से मेहनत करें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले अपना होती है सरल रेखा जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी AB व CD कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हेडिंग डालो संगामी रेखाएं। आपने संगम वर्ड सुना होगा। संगम वर्ड है जैसे आपने इलाहाबाद में संगम का स्नान सुना होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, गंगा, यमुना, बृहस्पति, एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। उस पॉइंट को ही संगम बिंदु बोलते हैं। तो संगामी रेखाएं वो होती हैं कि जहाँ पर 3 रेखाएं या उससे ज़्यादा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों तो वो बिंदु तो संगामी बिंदु कहलाता है। और वो जो तीनों रेखाएं होती हैं AB, CD और EF, ये रेखाएं कहलाती हैं संगामी रेखाएं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप हेडिंग डालो नंबर 4 पर अपने पास आती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी भी कट ना करें, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यानी AB और CD को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाएं जिनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट ना करें, कैसी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये आपको चारों टाइप हो गए रेखाओं के। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कोण, एंगल। अब हेडिंग डालो कोण। ये इंपॉर्टेंट है, सभी एंगल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले होता है अपने पास न्यून कोण। हेडिंग डालो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्यूट एंगल, ACUTE एंगल। तो क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण होता है ऐसा कोण, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा कोण को प्रदर्शित करता है। तो थीटा ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो और छोटा हो किससे? 90 से। मतलब 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण आते हैं सभी न्यून कोण कहलाते हैं। मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री बताओ, आप बोलोगे न्यून कोण। मैं बोलूँ 10 डिग्री न्यून कोण, 15 डिग्री न्यून कोण, 50 डिग्री न्यून कोण, 60 डिग्री न्यून कोण, 89 डिग्री न्यून कोण, लेकिन 90 डिग्री नहीं। 0 और 90 के बीच के
तो 0 और 90 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 1 से लेकर 89 तक। तो 1 से लेकर 89 तक के बीच के जितने भी कोण होते हैं सब न्यून कोण कहलाते हैं। तो आप 1 से कहाँ तक पहुँच गए, 89 तक पहुँच गए। 89 के बाद क्या आता है, 90 कि सर अगर ये कोण 90 हो जाए तो सेकेंड नंबर हेडिंग डालो समकोण, यानी राइट एंगल। समकोण होता है अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। ए बी सी, यानी ये जो थीटा की वैल्यू थी ये कितनी हो जाए, 90 डिग्री अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, समकोण। फिक्स है, थीटा इजिकल्स टू 90 यानी समकोण। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन ने 1 से शुरुआत करी, 1 से 89 तक न्यून कोण, 90 पे पहुंचते ही समकोण। अब आगे बात करते हैं अपन 90 के आगे की। तो अगर अपने पास कोई ऐसा कोण है तो 90 से तो ज़्यादा हो, 90 तक अपन पहुंच गए समकोण तक, 90 के आगे 91, 92, अगर ऐसा अपने पास कोण आ जाए जो ज़्यादा हो किससे, 90 डिग्री से, लेकिन कम हो किससे, 180 डिग्री से, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। क्लियर है। तो ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, अधिक कोण। जैसे मैं आपसे पूछूं 95 डिग्री बताओ, तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो कैसा कोण कहलाएगा वो, अधिक कोण। मैं आपसे पूछूं 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 165 डिग्री, 179 डिग्री तक क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है। तो 90 से तो बड़ा 91, 92 से लेकर और 179 तक, 179 तक के कोण कैसे होते हैं, अधिक कोण। लेकिन जैसे ही अपन 180 तक पहुंच जाएंगे तो 180 पे कौन सा कोण आ जाएगा, तो 4 नंबर हेडिंग डालो। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय कोण। यानी अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री, यहाँ थीटा लिख देता हूँ, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो कोण कैसा कोण कहलाता है, सरल रेखीय कोण। क्लियर है, अच्छे से समझना। अब आ जाए अगर 180 से ज़्यादा और 360 से कम, अगर अपने पास इस टाइप से कोई कोण आ जाए जो किससे तो ज़्यादा हो, 180 डिग्री से, और कम किससे हो, 360 डिग्री पे, तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं, वृद्ध कोण। तो हेडिंग डालो वृद्ध। वृद्ध यानी बूढ़ा भी होता है, तो उससे आप समझ जाना वृद्ध कोण कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा यानी 180 डिग्री और 360 से कम। जैसे मैं आपसे पूछूं 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, तो अलग हो गया 360 से कम, यानी 359 तक। तो 359 और 181 ये जो कोण कहलाते हैं उनके बीच के, और वो कोण कैसे कोण कहलाते हैं, वृद्ध कोण। क्लियर है। तो अब मैं आपको वापस से रिकैप दे देता हूँ। अपन चलते हैं 0 से, तो 0 से 90 के बीच में बोलना है आपको, 0 से 90 के बीच में न्यून कोण, फिर 0 से 90 तक, फिर 90 होते ही समकोण, 90 से आगे 91 से चलेंगे और कहाँ तक, 180 तक। तो 180 और 90 के बीच के कोण अधिक कोण, 180 के ऊपर सरल रेखीय कोण, और 180 से 360 तक के बीच के कोण वृद्ध कोण। तो वापस से आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, उसके बाद में समकोण क्या होता है, उसके बाद में अधिक कोण क्या होता है, उसके बाद में सरल रेखीय कोण, और सबके लास्ट में वृत्त कोण। अगर अपने पास कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तीसरी रेखा उनको ऐसे कट कर रही है, तो इस टाइप से जो कोण बनेंगे अपने पास, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो रेखा है AB और CD, ये एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो यदि AB, ये समांतर का चिन्ह होता है, डबल लाइन किसका जो है साइन, समांतर का। तो AB जो है वो समांतर है किसके, CD, तथा
ये जो रेखा है पी क्यू, पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा हो तो इसको नाम दे देना आप पी क्यू, इसको नाम दे देना ओ, और इसको नाम दे देना आप आर, कुछ भी दे दो नाम। तो अगर ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा हो तो ये जो कोण है ये वाला, यानी इस कोण को क्या नाम देंगे अपन, बी ओ आर, बराबर होगा किसके, बी ओ आर बराबर होगा किसके, ओ आर सी के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, ओ आर सी के। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण भी बराबर होगा किसके, इस वाले के। तो इस वाले कोण को क्या नाम देंगे, एंगल ए ओ आर बराबर होगा किसके, ओ आर डी के, ओ आर डी के। और ये दोनों ही कोण कैसे कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की क्या परिभाषा होगी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और तीसरी रेखा कट कर रही है तो जेड आकृति में इस तरीके से आपकी एक जेड आकृति बनेगी। उस जेड आकृति में ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो ये जो कोण बनेंगे ये हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और इन्हीं दोनों कोणों को कैसे कोण बोला जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है। तो इसमें हेडिंग डाल लेना, एकांतर कोण। क्लियर है? तो आपको एकांतर कोण क्लियर होने चाहिए। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा कट कर रही है, तो ये जो जेड की आकृति में बनने वाले कोण हैं एकांतर कोण होते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है? अब डालो हेडिंग, संगत कोण। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टार बनाकर, संगत कोण। संगत कोण अपने पास होते हैं कि अगर अपने पास दो रेखाएं समांतर हैं और उनको कोई तीसरी रेखा कट कर रही है, ए बी और सी डी समांतर हैं और पी क्यू उनको प्रतिच्छेद कर रही हो, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है आर। तो अपने पास ये वाला जो कोण है इस वाले के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले के बराबर होगा और ये वाला कोण भी इस वाले के बराबर होगा। यानी यहाँ पर ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, यहाँ का ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के, और ये वाला कोण इसके बराबर। इनको बोलते हैं संगत कोण। ये भी कब लागू होगा, तब ए बी समांतर हो किसके, सी डी के। यदि ए बी समांतर हो सी डी तो अपन क्या क्या बोलेंगे, इनको नाम दे देते हैं अपन। ये कोण एक है या कोण एक, इसको नाम दे देते हैं कोण एक, ये कोण दो बोल दो, ये कोण तीन बोल दो और ये कोण चार बोल दो। इसको बोल दो कोण नंबर 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण एक बराबर होगा कोण 5 के। फिर कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। और ये सभी कोण कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 3 बराबर कोण 7 के बराबर और कोण 4 कोण 8 के बराबर। कैसे कि ये ए बी जो है सी डी के समांतर है, तीसरी रेखा कट कर रही है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे बोलेंगे कि ये दोनों संगत कोण है, अतः ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत कोण भी क्लियर है कौन से होते हैं संगत कोण। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें अगर दो इस तरीके से अपने पास प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हैं, ए बी, सरल रेखाएं होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होना जरूरी है। तो अगर ए बी और सी डी सरल रेखाएं हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये वाला इसको नाम दे देना ओ पॉइंट। तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। चाहे किसी टाइप से बन जाए, इस तरीके से बन जाए, चाहे
इसमें भी ये वाला कोण बराबर होगा इसके और ये वाला कोण बराबर होगा इसके। इसमें ये कंडीशन लागू होती है कि ये दोनों रेखाएं सीधी रेखाएं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक सरल रेखा होनी चाहिए। तो अगर यदि AB तथा CD कैसी रेखाएं हों, सरल रेखाएं हों, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 के और कोण 3 बराबर कोण 4 के। इनको कैसे कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्ष के मुख के सामने है ये, तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर है? तो एंगल यहीं पर आपके कंप्लीट होते हैं। अब अपन चलते हैं त्रिभुज के ऊपर। एंगल्स को अच्छे से याद कर लो। अगर आपको ये बेसिक अच्छे से कंप्लीट होगा तो आपको ज्योमेट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइंगल त्रिभुज के ऊपर। तो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालो त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये डेफिनेशन लिख लो आप। त्रिभुज की परिभाषा क्या लिखोगे? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हमेशा त्रिभुज कहलाती है। मैं आपको ट्राइंगल की पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। ट्राइंगल की मैं आपको सभी बातें बताऊंगा, ध्यान से लिखना इनको कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ध्यान रखना कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के से ज़्यादा होगा। हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, ये मैं समझा दूंगा, एक बार लिख लो। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। क्या बोलते हैं ये पॉइंट कि पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, जैसे मान लो मेरे पास है ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा त्रिभुज की 2 भुजाओं का अगर मैं योग करूं, यानी 5 और 3 को मैं जोड़ूं, तो हमेशा तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो 4 से ज़्यादा है। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा, जो कि 3 से ज़्यादा है। और कौन सा बच गया अपने पास? 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जो कि 5 से ज़्यादा है। तो यानी अगर कोई भी 3 भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, तो उनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। अभी अगर मान लो मैं ऐसे ले लूँ, यहाँ पर हो मेरे पास 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब आप चेक करो, 2 और 1 3 सेंटीमीटर, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 और 1 3 ही आ रहा है। मतलब अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की 3 रेखाएं हैं, तो उनसे मैं त्रिभुज नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इन तीनों से अपने त्रिभुज नहीं बना सकते। क्लियर है? तो आपको ये थर्ड वाला टॉपिक सेकेंड वाला टॉपिक समझ में आया। अगर अपन बात करें थर्ड वाले पॉइंट की, तो क्या बोला? त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर। अगर मान लो अपन वही भुजाएं लें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 2 भुजाओं का अंतर का मतलब घटाना। तो 5 में से 3 गया तो 2। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तो 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। तो 5 में से 3 गया तो 2 कम है 4 से। बिल्कुल सही है।
अगर यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया, एक कम है 5 से, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा जो कि 4 से कम है। तो यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की अगर अपने पास 3 रेखा है तो उनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी अपने पास फॉलो होती है। ये अगर मैं इस तरीके से बोलूँ आपको, ये हो अपने पास जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर और ये हो अपने पास 2 सेंटीमीटर। तो अब लगाओ दिमाग, 4 में से 2 गया तो 5, तो कम होना चाहिए तीसरी से, तो कम नहीं हो रहा। तो यानी अगर अपने पास 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का अपने पास रेखाएं हैं, अगर उनसे अपन त्रिभुज बनाना चाहें तो नहीं बना पाएंगे। तो ये आपको पॉइंट समझ में आने चाहिए कि ये जो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उनका योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, और अगर अपन 2 भुजाओं का अंतर निकालें, उनको घटाएं, तो तीसरी से हमेशा कम होना चाहिए, तो ही अपन उनसे त्रिभुज बना सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चंस, तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखो आप, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंदर है तो अंदर से अंतः, तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये चीज़ मैं आपको प्रूव भी करवा देता हूँ फटाफट। अगर अपने को ये चीज़ प्रूव करनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, अगर अपन इसको नाम दे दे कोण नंबर 1, इसको नाम दे दे कोण नंबर 2 और इसको नाम दे दे कोण नंबर 3। अब मैं एक ऐसी रेखा खींचूँ PQ जो समांतर हो किसके? BC के। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, ये इस तरीके से आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट ना करें, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये तीसरी रेखा ऐसे कट कर रही है, तो ये कोण 2 यहाँ पर इस कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं? क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर तीसरी रेखा कट कर रही है तो ये दोनों कोण कैसे कोण? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एकांतर कोण। तो ये वाला कोण 2, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? कोण 2, एकांतर कोण। फिर सेम एज इट इज, ये कोण अपने पास कोण नंबर 3, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर, तो ये वाला कोण 3, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? कोण नंबर 3। ये दोनों कोण भी कैसे? एकांतर कोण। तो ये वाला कोण 2, तो ये वाला कोण 2, ये वाला कोण 3, ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 1 तो अपन पहले ही ले चुके हैं। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं तो एक सरल रेखीय कोण बन गया कि नहीं? ऐसे एक सरल रेखीय कोण बन गया। और मैंने आपको सरल रेखीय कोण बताया था कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये एक सरल रेखीय कोण बन गया। तो सरल रेखीय कोण 2, कोण 1 और कोण 3 को अगर अपन जोड़ दें, कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 को अगर अपन जोड़ दें तो बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने को आपको प्रूव करवाना था। तो बात समझ में आई? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कर लोगे याद? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले आप लिखो कोणों के आधार पर ट्रायंगल। ए नंबर लिख लो, ए में लिखो कोणों के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर अगर अपन त्रिभुज बात करें तो कोण वर्ड आती है। सबसे पहला कोण अपने पास क्या था? न्यून कोण। तो सबसे पहले आप लिखो इसमें न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण वर्ड से आपको पता चलेगा कि न्यून कोण कितने से कितने के बीच में होता है? 0 से
90 के बीच में। तो अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का मान किसके किस में बीच में हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच में हो। जैसे कोण 1 जो है वो भी छोटा हो 90 से, कोण बी भी छोटा हो 90 से, और कोण सी भी छोटा हो 90 से। तो ये दोनों ये जो त्रिभुज है अपना कैसा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, ये हो अपने पास 40 डिग्री, ये हो अपने पास 60 डिग्री, और ये हो अपने पास 80 डिग्री। तो ये देखो 40 जो है 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है, और 80 भी 90 से कम है। तो तीनों न्यून कोण है, तीनों न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो इनका योग भी 180 होना चाहिए। तो 60 और 40 100 और 80 180, तो अपने पास इनका योग भी 180 हो रहा है, और तीनों कोण भी न्यून कोण है। तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। याद कर लेना, इंग्लिश में भी करना चाहो तो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा लिख लेना कि ऐसा त्रिभुज, लिखो कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात तीनों कोणों का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। मैंने बोल के बता दिया है, एक बार वापस बता देता हूं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 0 से 90 के बीच में हो, अर्थात न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है। सेकंड नंबर हेडिंग डालो आप, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण के बाद क्या आया था अपने पास सेकंड नंबर पे, समकोण त्रिभुज। तो सेकंड नंबर हेडिंग डालो, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें लिखो कि समकोण, समकोण थीटा की वैल्यू कितनी थी समकोण में, 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, तीनों कोण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते तीनों कोण 90? क्योंकि 90 90 90 करेंगे तो वो तो 180 से ज़्यादा चला जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 होता है। तो अपने को तो अपने पास 180 रुपये है, और वो 180 रुपये अपने इन तीनों को बांटने हैं। अब इन तीनों में इसको फिक्स हो गया कि इसको 90 रुपये देने हैं, तो इन दोनों बचे हुए को तो 90 ही दे पाएंगे अपन। यानी इन दोनों में से बचे हुए को मेरे को 90 देना है, तो यानी इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, तभी तो टोटल 180 होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपन ने एक को 90 दे दिए तो इन दोनों को 90 देने हैं, यानी इसके पास भी 90 से कम आएंगे, इसके पास भी 90 से कम आएंगे, और 90 से कम आते ही वो जो एंगल हो जाता है वो न्यून कोण हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ अपन बोलेंगे कि ये एक एंगल तो अगर समकोण हो गया तो बाकी के दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। क्लियर है। अच्छा, मैं आपको ये कोण और लिखवाऊंगा, पूरक कोण और समपूरक कोण। वो कोण के अंदर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देना, उसमें मैं आपको लिखवा दूंगा पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं, अपन ट्रायंगल के प्रकार के बाद में देख लेंगे। तो अभी आप इसको समझो कि जो समकोण त्रिभुज है वो क्या होता है, कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, कोई भी एक कोण, ये जरूर लिख लेना। तो समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन लिखो सभी बच्चे, कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। यानी कोण बी कितना है अपने पास, 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है ABC, एक ऐसा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्लियर है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, लिखना है आपको फॉर्मूले में इसकी डेफिनेशन, कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है अपने पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड हेडिंग डालो अब, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अधिक कोण मैंने कितने डिग्री का बताया था। अधिक कोण मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोण जो 0 से 180 के बीच में हो। तो अगर अपन एक कोण जो थीटा की वैल्यू है ये वाली, ये ज़्यादा हो किससे, 90 डिग्री से, और कम हो किससे, 180 से। तो खैर कम होना ही है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो
तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है? अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण आपको पता है कि किससे किसके बीच में होता है? 90 से 180 के बीच में होता है। तो अगर ये थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो तो ऐसा कोण कैसा कोण कहलाता, कैसा त्रिभुज कहलाता है? अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे अधिकोण त्रिभुज की परिभाषा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात किसी भी एक कोण का मान 90 से 180 डिग्री के बीच में हो तो ऐसा त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ गए? तो न्यूनकोण त्रिभुज अपन ने सबसे पहले पढ़ा। न्यूनकोण त्रिभुज अपने पास क्या था कि तीनों कोणों का जो मान है वो 90 से कम होना चाहिए। फिर आया समकोण। समकोण में कोई भी एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। नाम से पता चल जाएगा आपको। न्यूनकोण त्रिभुज में न्यूनकोण होंगे तीनों। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक समकोण अपने पास एंगल होगा। और तीसरा आता है अपने पास अधिकोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण एक अधिकोण होगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा अधिकोण त्रिभुज। अब इसके आगे त्रिभुज बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर अपन 180 पे चले जाएंगे तो सरल रेखा बनेगा, और एक सरल रेखा का जो सरल रेखीय कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो जब एक कोण ही अगर आप 180 डिग्री का कर दोगे तो बाकी दो कोणों को आप क्या लिखोगे? नहीं समझे? मतलब अगर मैं एक कोण ही 180 डिग्री का ले लूँ तो त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग ही 180 होता है। तो अगर एक कोण ही 180 हो गया तो बाकी दोनों कोण 0 डिग्री के तो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए त्रिभुज हमेशा कोणों के आधार पर ओनली कहाँ तक होते हैं? अधिकोण त्रिभुज तक। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण न्यूनकोण हो। समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो। और तीसरा होता है अपने पास अधिकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिकोण त्रिभुज हो। अच्छे से समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? कोई भी आपको अगर यहाँ से कोई भी ट्रायंगल या कोई भी एंगल या कोई भी अपने पास लाइन समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि सर ये वाली डेफिनेशन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई है, मैं आपको वापस से रिपीट करवा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं अपन कोणों की जगह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो अब हेडिंग डालो आप, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आप हेडिंग डालो समबाहु त्रिभुज। ये इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, थोड़े ध्यान से समझना इनको। तो भुजाओं के आधार पर, तो इसमें आपको नाम से पता चलेगा समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। तो सभी भुजाएं बराबर हों तो ऐसा त्रिभुज कैसा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? कि ऐसा त्रिभुज लिखो समबाहु त्रिभुज के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखो इसमें कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिखना है आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, कि अगर ये मेरे पास a सेंटीमीटर की है ये तो ये भी a सेंटीमीटर की होगी और ये भी a सेंटीमीटर की होगी, तो जो त्रिभुज ABC है ये अपने पास समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये जो भुजा है AB ये बराबर होगी किसके? BC के, और बराबर होगी किसके? AC के। क्लियर है? अब आपको इसमें एक पॉइंट और लिखना है कि इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका रीजन बताऊंगा क्यों होता है। हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का रीज़न पता नहीं चलता है तो आप मुझे कमेंट, अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर इस चीज़ का रीज़न मुझे पता नहीं चला, मैं आपको ज़रूर उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है ये याद रखना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कैसे होता है ध्यान से समझो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पहले यहाँ लिख देते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कितने डिग्री के होंगे? तीनों ही 60 डिग्री के। क्यों होते हैं उसका रीजन बता देता हूँ आपको कि यहाँ से आप देखोगे ये भुजा और ये भुजाएं बराबर हैं तो इन तीनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये ध्यान रखना। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों सामने के कोण बराबर होंगे।
वापस से रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उन तीनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यानी अगर ये तीनों भुजाएं अपने पास बराबर हैं तो इनके तीनों के सामने के कोण, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो यानी अपन क्या बोलेंगे कि यदि AB बराबर है BC और बराबर है AC, कि इस तरीके से अपने पास तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी AB के सामने का कोण, AB के सामने का कोण कौन सा है? C। BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B भी आपस में बराबर होंगे। और अगर ये तीनों कोण बराबर होंगे तो अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब क्या A, B और C आपस में बराबर हैं? तो A, B और C आपस में बराबर हैं तो मैं कोण A प्लस कोण B की जगह मैं कोण A लिख सकता हूं क्योंकि बराबर हैं, तो कोण इसकी जगह मैं A लिखूं। और कोण C भी कोण A के बराबर है तो कोण C की जगह भी अगर मैं कोण A लिखूं बराबर 180 डिग्री। तो अब अपन A को जोड़ेंगे तो 3 एंगल A बराबर 180 डिग्री। यानी एंगल A कितने डिग्री का आ जाएगा? 3 गुणा में है उधर जाकर भाग में, तो 180/3 यानी कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री। तो कोण A कितने का आया? 60 डिग्री। और कोण A किसके बराबर है? B के। तो कोण B भी कितने का आएगा? 60 का। और कोण C भी कितने का आएगा? 60 का। तो समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना हमेशा तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से अच्छे से इसको लिख लो, ये आपका समबाहु त्रिभुज कंप्लीट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट त्रिभुज, हेडिंग डालो समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप हेडिंग डालो सेकंड नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ये भुजा का मान भी A हो और इस भुजा का मान भी A हो, तीसरे इसको आप मान लो B। तो अपन क्या लिखेंगे कि AB किसके बराबर हो? AC के। लेकिन बराबर नहीं हो कौन? बराबर नहीं हो BC। तो जब भी ऐसा त्रिभुज हो तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हों वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखो, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी अब आपको लिखना क्या है कि ये जो अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण इस भुजा के सामने के कोण के बराबर होगा। यानी यदि AB बराबर है किसके? AC के, तो कौन से कोण बराबर होंगे बताओ? AB के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण C बराबर होगा AC के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण B। यानी अगर AB बराबर AC है तो कोण C किसके बराबर होगा? कोण B के। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके बहुत जगह काम आने वाली है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण, सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? अभी मैं आपसे पूछूं कि अगर अपने पास बराबर हो, मैं ये कंडीशन देता हूँ, आप खुद सोचना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि AB बराबर है किसके? BC के, तो बताओ कौन से कोण बराबर होंगे? लिखो कॉपी के अंदर, वीडियो को पॉज करो, लिखो। तो देखो आप पाओगे कि AB के सामने वाला कोण C और BC के सामने वाला कोण A आपस में बराबर होंगे। यानी कोण C बराबर होगा किसके? कोण A के।
अगर तीसरी कंडीशन में बोलूं कि अगर भुजा AC बराबर हो किसके, BC की, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो AC के सामने का कोण तो कोण B और कोण BC के सामने का कोण A आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज, इससे पहले वाले त्रिभुज में कि तीनों को भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण बराबर, इस त्रिभुज के अंदर समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर तो उन दो भुजाओं के सामने के कोण बराबर। अच्छे से याद कर लोगे। तीसरा नंबर हेडिंग डालो आप, विषमबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल जाएगा आपको विषमबाहु त्रिभुज। तो डेफिनेशन लिखो विषमबाहु त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज लिखो इसके अंदर कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, अर्थात AB बराबर नहीं हो किसके, BC के, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी AB बराबर नहीं हो किसके, BC के, और BC बराबर नहीं हो किसके, AC के। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर ना हो तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं तो तीनों कोण भी बराबर नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, तथा तीनों कोण यानी कोण A बराबर नहीं होगा कोण B के और बराबर नहीं होगा कोण C के। ध्यान से समझते जाना इनको। तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा में लिखो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। फिर स्टार बना के नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि चूंकि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती अतः तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे, ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज। लिख लोगे ये डेफिनेशन, अच्छे से लिखो इसको। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैं शुरुआत से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा त्रिभुज के प्रकार में कोणों के आधार पर। आपको ऐसे अपने कमरे में बैठकर खुद से रिवाइज करना है कि आज सर ने अपने को त्रिभुज कंप्लीट करवा दिया है तो अपन उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि सबसे पहले कोणों के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। सारे तीनों के तीनों कोण 0 से 90 के बीच में हो, अर्थात तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, कोई भी एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। नंबर 3 अपने पास आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात कोई भी एक कोण 90 से 180 के बीच में हो तो अपना वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है, वो हो गए कोणों के आधार पर। फिर आता है भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहला आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों जब भुजाओं के आधार पर है ये कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों बराबर कोणों का मान 60 डिग्री होता है। दूसरे नंबर पे अपने पास आया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जो दो बराबर भुजाएं होंगी उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन चलते हैं, यहाँ पर आपका जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल था वो कंप्लीट होता है। क्लियर है। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। हेडिंग डालो। अच्छा, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चले उससे पहले मैं वो दो कोण और बता देता हूँ जहाँ आपने जगह छोड़ी थी। हेडिंग डालो पूरक कोण। पूरक कोण होते हैं कि कोई भी दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। ABC कोणों के प्रकार में लिख लेना, ये इसको नाम दे दो D। तो अगर मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ूं तो अपने पास टोटल कितना आएगा, 90 डिग्री। ऐसे इन दोनों कोणों को बोलते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण की परिभाषा लिखो कि ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो, या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे लिख लेना, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर है। मतलब अगर ये है मेरे पास 30 डिग्री
और ये है मेरे पास 60 डिग्री। तो तीन दोनों को जोड़ोगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में कैसे कहलाते हैं, पूरक कोण। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़ा था, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री हो गया, यानी अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों को देने के लिए कितने डिग्री होता है टोटल, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 ये हो गया, तो इन दोनों बचे हुए कोणों का जो है योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 इसको दे दिया तो अपने पास कितने रुपये और बचे, 90 रुपये और बचे। तो इन दोनों का अपन 90 रुपये देंगे। तो जैसे ये 90 हो गया तो हो सकता है ये 60 हो, और हो सकता है ये 30 हो सकता है ये 45 हो, ये भी 45 हो, लेकिन पक्का है कि इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो ये फिक्स हो गया। तो बचे 90, तो ये 90 अपन इन दोनों को देंगे। तो हमेशा याद रखो समकोण त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो अतः ये दोनों कोण हमेशा पूरक कोण होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन पता चल गया क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ये फिक्स हो गया, तो बचे अपने पास 90, इन दोनों को 90 देंगे तो इन दोनों का योग भी 90 आएगा और इन दोनों का योग 90 आएगा। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो क्या कहलाता है, पूरक कोण। क्लियर है पूरक कोण की परिभाषा। अब चलते हैं अपन संपूरक कोण पर, एक हेडिंग और डाल लो, संपूरक कोण। संपूरक कोण में लिखो कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। जैसे मेरे पास यहां पर है एंगल COA, ये वाला, प्लस में अगर मैं कर दूं COB, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल जोड़ने पर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण की डेफिनेशन में लिख लो कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना आता हो, 180 डिग्री आता हो, कैसे कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण। हेडिंग चेंज कर लेना, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण की क्या डेफिनेशन लिखोगे कि ये अगर मैं θ1 बोल दूं, ये θ2 बोल दूं, तो θ1 प्लस θ2 अगर किसके बराबर है, 180 डिग्री के है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। क्लियर है। जैसे मान लो ये हो अपने पास 100 डिग्री और ये आता हो अपने पास 80 डिग्री, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आता हो, दोनों कोण आपस में कैसे कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दो कोण अपने बीच में छूट गए थे, अच्छे से लिख लेना। एक और होता है आसन कोण। आसन कोण ऐसे होता है कि अगर कोई भी दो कोण हैं उनके बीच में एक सिंगल भुजा हो तो वो आसन कोण कहलाते हैं, उसको आसन भुजा बोलते हैं, और उस आसन भुजा से बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। ये आपकी इतना डीप में आएगा नहीं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है। आसन कोण की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना कि ऐसे दो कोण जिनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, आसन कोण कहलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके कोण कंप्लीट होते हैं, आपके त्रिभुज कंप्लीट होता है, त्रिभुज के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अब अपन चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालो, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। लिखो, कोण समद्विभाजक, इंग्लिश में लिख लेना एंगल बाइसेक्टर। ये मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और माध्यिका। तीनों आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तीनों की आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इसके ऊपर आपके चैप्टर नंबर 10 कवर होने वाला है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, वो सारे आपके रेखागणित इससे कवर होने वाली है। आपके जो है रचना वाला चैप्टर, उसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएंगे कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और माध्यिका। तो फटाफट लिखते जाओ समझते समझते। इसके नाम से आपको पता चलेगा कोण समद्विभाजक। तो इसके नाम के टुकड़े करोगे तो कोण सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं, सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजक मतलब बांटना। यानी क्या लिखोगे कि कोण को बराबर भागों में 2 बार बांटना। यानी कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटे, उस रेखा को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो सबसे पहले लिखो, अगर अपने पास कोई त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा उस शीर्ष के कोण को बराबर भागों में बांटे, तो उस रेखा को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो इसकी डेफिनेशन में लिखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा
किसी त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा उस शीर्ष के कोण को, उस शीर्ष के कोण को दो बराबर भागों में बांटे, तो उस रेखा को कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्षीय, एक शीर्षीय, एक शीर्षीय। तो एक ऐसी रेखा जो इस कोण को बराबर भागों में बांटे, तो ये भी क्या कहलाएगी अपने पास? कोण संधिभाजक रेखा कहलाएगी। एक शीर्षीय, इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये भी एक कोण संधिभाजक कहलाएगी। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो एक त्रिभुज में कितने कोण संधिभाजक? 3 कोण संधिभाजक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अगर 3 शीर्ष होते हैं तो कोण संधिभाजक भी कितने होंगे? 3। अतः एक त्रिभुज में 3 कोण समद्विभाजक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों कोण संधिभाजक, ये आप इसको मान लो x, x, y, y, z, z। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि तीनों कोण संधिभाजक जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। तीनों कोण समद्विभाजक, ये राइटिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। तीनों कोण संधिभाजक जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। क्लियर है यहां तक? साथ के साथ लिखते जाना इनको। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये जो अंतः केंद्र होता है ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अंतः भुजाओं से बराबर दूरी मतलब यहाँ से अपन जो लंब डालें और यहाँ से लंब डालें और यहाँ से लंब डालें तो तीनों आपस में बराबर होंगे। लंब क्यों? उसका भी रीज़न समझो। लंब इसलिए क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज़ की बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर अपने को एक कमरे की ऊंचाई निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ी अपन थोड़ी मापते हैं कमरे की ऊंचाई। अपन कमरे की ऊंचाई मापने के लिए एक सीधा स्केल लगाते हैं, या मैं मेरी अगर ऊंचाई मानना चाहूँ, अगर मैं मेरी ऊंचाई निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे सीधा लूँगा स्केल एकदम। ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे टेढ़ा होके उसकी मैं मेरी ऊंचाई लूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा यहाँ से सीधा स्केल लूँगा। और सीधा जब भी अपन कोई भी स्केल लेते हैं तो ज़मीन के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से अगर ये भुजाओं से बराबर दूरी पर है तो अगर मैं भुजाओं पर लंब डालूंगा तो जो 90 डिग्री का आएगा समतल के साथ, मैं फिर बता दूं, समतल के साथ अपन जब भी ऊंचाई लेंगे, बीच की दूरी लेंगे तो हमेशा नीचे वाली सरफेस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो यहाँ से मैं लंब डालूंगा तभी तो वो 90 डिग्री का बनाएगी, और 90 डिग्री का बनाएगी तभी तो वो इसके और इसके बीच की दूरी हुई। समझ गए क्यों? क्योंकि बीच की दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से अगर अपन अंतः केंद्र से भुजाओं पर, तीनों भुजाओं पर लंब डालें तो वो तीनों लंब आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि जो अंतः केंद्र है ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत काम आने वाले हैं आपको ये पॉइंट्स, याद करने हैं आप।
अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होते हैं। अंतः केंद्र जो होता है वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, इसको बोलते हैं अपन अंतः केंद्र। इन सेंटर, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इन सेंटर, इन सेंटर, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अगर मैं यहाँ से, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, अगर मैं ये भुजाओं से बराबर की दूरी की बात करूँ और यहाँ ये बराबर दूरी लेकर मैं एक वृत्त ऐसे खींचूँ, इसके अंदर आप एक अलग से त्रिभुज बनाना, मैं तो इसी में बना रहा हूँ, आपको एक अलग से डायग्राम बनाना है। उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से 3 कोण समद्विभाजक बनाने हैं। ये आपको अंतः केंद्र मिल जाएगा, ये अंतर केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, ये भुजाओं के बीच की दूरी लेनी है और यहाँ से एक क्या बना देना है, ऐसे वृत्त बना देना है। तो इस तरीके से ये जो अंतः केंद्र है, ये वाला जो अंतः केंद्र है, ये अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये अंतः केंद्र और भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। तो ये वाली जो है अपने पास ओ ना, इसको आई नाम दे देते हैं अपन, इन सेंटर को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो इन सेंटर है, अंतः केंद्र है और भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। क्योंकि इससे अपन ने वृत्त बना दिया तो उससे जो त्रिज्या बनेगी उस त्रिज्या को बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इंग्लिश में लिख लो आप इन रेडियस। तो ये जो इन रेडियस होती है, इससे अपन जो भी वृत्त बनाएंगे वो वृत्त कहलाता है अंतः वृत्त। इस अंतः त्रिज्या से बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है, अंतः वृत्त, अंतः सर्किल या अंतः वृत्त। तो इस ये जो वृत्त बना ये क्या कहलाता है, अंतः वृत्त, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो इन सर्किल, इन सर्किल। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इससे पहले वाला पॉइंट था अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इस बराबर दूरी को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इस बराबर दूरी को क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। इस बराबर दूरी को अंतः त्रिज्या कहते हैं। समझ में आई ये चीज। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, इस तरफ बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि जो बराबर दूरी होती है वो अंतः त्रिज्या कहलाती है। इस अंतः त्रिज्या से बनने वाला वृत्त, इस अंतः त्रिज्या से बनने वाला वृत्त अंतः वृत्त कहलाता है, अंतः वृत्त कहलाता है। और आप चाहो तो लिख लेना अंतः वृत्त को इंग्लिश में इन सर्किल। तो आपको पता चलना चाहिए कि अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होती है और अंतः वृत्त क्या होता है। क्लियर है, अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त आपके क्लियर होने चाहिए। और अब मैं आपको इसका फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ सारा। अपन ने पढ़ा सबसे पहले कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा उस शीर्ष के कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। किसी भी शीर्ष से निकलने वाली रेखा उस शीर्ष को बराबर भागों में बांटे, शीर्ष के कोण को बराबर भागों में बांटे, तो उस रेखा को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। एक त्रिभुज में कितने कोण समद्विभाजक, 3 कोण समद्विभाजक। तीनों कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं, तीनों कोण। ये एक कोण समद्विभाजक रेखा, ये भी एक कोण समद्विभाजक रेखा और ये भी एक कोण समद्विभाजक रेखा। तीनों कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ये जो अंतः केंद्र होता है ये कहाँ से बराबर दूरी पर, भुजाओं से बराबर दूरी पर। इन भुजाओं से ये बराबर दूरी पर होता है। ये भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये भुजाओं के बीच की दूरी, ये भुजाओं के बीच की दूरी और ये भुजाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। इस अंतः त्रिज्या से बनने वाला वृत्त अंतः वृत्त।
तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, आपको अच्छे से याद करना है और शुरुआत से जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से याद करना है आपको। सबसे पहले तो आपको अंतःवृत्त की परिभाषा याद होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचना वाला चैप्टर आपका इसी से कवर होगा। रचना वाले चैप्टर में आपको अंतःवृत्त बनाना है और परिवर्त बनाना है। तो कोण संधिभाजक से अपने पास क्या बनेगा? अंतःवृत्त। आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि अंतःवृत्त की रचना करो, तो आप क्या करोगे अंतःवृत्त के अंदर कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त जो है वो किससे बनता है? कोण संधिभाजकों से। तो कोण संधिभाजक क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा उस शीर्ष के कोण को बराबर भागों में बांटे तो उस रेखा को बोलते हैं कोण संधिभाजक। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होते हैं तो 3 कोण संधिभाजक बनेंगे। तीनों कोण संधिभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहाँ से बराबर दूरी पर? भुजाओं से बराबर दूरी पर। तीनों जो भुजाओं से बराबर दूरी है उसको बोलते हैं बराबर दूरी को अंतः त्रिज्या। उस अंतः त्रिज्या से बनने वाला व्रत अंतःव्रत कहलाता है। क्लियर है ये चीज? ये मैं आपको रचना वाले के अंदर वापस से नहीं बताऊंगा कि ये जो अपने पास अंतःव्रत है ये किससे बनता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंतःव्रत है ये अंतः त्रिज्या से बनती है। अंतः त्रिज्या अपने पास आएगी अंतः केंद्र से, और ये जो अंतः केंद्र होता है ये बनता है कोण संधिभाजकों से। तो जब अपन इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले अपन कोण संधिभाजक बनाएंगे। उस कोण संधिभाजक से अपने को अंतः केंद्र मिलेगा। ये जो अंतः केंद्र है इसकी अपन भुजाओं से बीच की दूरी निकालेंगे और एक अंतःवृत्त की रचना कर देंगे और सीधा आपके 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाइए, उस त्रिभुज के अंदर आप अंतःव्रत की रचना कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है कि कोण संधिभाजक बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने अंतःव्रत बनाने के लिए कहा है तो आप क्या करोगे? कोण संधिभाजक बनाओगे। तीनों कोण संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। आपको ये पता होगा कि ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। इस भुजाओं से बराबर दूरी लेकर अपन उसमें एक अंतःव्रत की क्या कर देंगे? रचना कर देंगे। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो इसको कोण संधिभाजक को अच्छे से याद करो। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट लंब समद्विभाजक की ओर। लंब समद्विभाजक इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या होता है ध्यान से समझना। आपको इसके नाम से पता चलेगा कि अपने पास मान लो कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के अंदर लंब मतलब 90 डिग्री के ऊपर, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2, भाजक यानी बांटना, यानी 90 डिग्री के ऊपर बराबर 2 भागों में बांटे। यानी एक ऐसी रेखा जो जरूरी नहीं शीर्ष से निकले। ये जो लंब समद्विभाजक रेखा है ये शीर्ष से ओनली समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में निकलेगी, बाकी के अंदर विषमबाहु त्रिभुज में ये शीर्ष से नहीं निकलेगी। तो इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऐसी रेखा, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो किसी भी शीर्ष की सम्मुख भुजा को लंबवत 90 डिग्री मतलब लंबवत 2 बराबर भागों में बांटे, यानी 2 बराबर भागों में बांट दे, तो उस रेखा को बोलते हैं लंब समद्विभाजक। पता चला क्या होता है लंब समद्विभाजक? कि एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा को लंबवत 2 बराबर भागों में बांट दे, उस रेखा को बोलते हैं लंब समद्विभाजक रेखा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इसकी लंब समद्विभाजक की। क्या डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष की सम्मुख भुजा को, यानी ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज की शीर्ष के सम्मुख भुजा को लंबवत 2 बराबर भागों में बांट दे, लंबवत 2 बराबर भागों में बांटे, तो उस रेखा को लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। लंब समद्विभाजक
रेखा कहते हैं। ध्यान से समझना अब आगे। एक त्रिभुज में कितने लंबसम द्विभाजक होंगे? 3 रेखाएं हैं तो 3 लंबसम द्विभाजक होंगे। एक लंबसम द्विभाजक ये तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, एक लंबसम द्विभाजक ये तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, 90 डिग्री के ऊपर इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो एक त्रिभुज में बताओ कितने लंबसम द्विभाजक? पी क्यू आर एस टी यू। एक त्रिभुज में 3 लंबसम द्विभाजक होते हैं। एक त्रिभुज में 3 लंबसम द्विभाजक होते हैं। तीनों लंबसम द्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र, सरकम सेंटर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लेना सरकम सेंटर, CIRCUM सेंटर। तो सरकम सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर है? ये कहलाता है परिकेंद्र। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट कि एक त्रिभुज में 3 लंबसम द्विभाजक होते हैं। तीनों लंबसम द्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो सरकम सेंटर कहते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने पास लंबसम द्विभाजक, उसकी क्या परिभाषा लिखोगे कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा को लंबवत 2 बराबर भागों में बांटे तो उस रेखा को बोलते हैं लंबसम द्विभाजक। कोई भी एक ऐसी रेखा जो शीर्ष की सम्मुख भुजा को लंबवत 2 बराबर भागों में बांटे तो उस रेखा को बोलते हैं लंबसम द्विभाजक। एक त्रिभुज में 3 लंबसम द्विभाजक होते हैं। तीनों लंबसम द्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो परिकेंद्र होता है ये भुजाओं से बराबर, ये शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये जो अपने पास परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है, ये शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो क्या लिखोगे? परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये जो परिकेंद्र है ये शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है और इस बराबर दूरी को बोलते हैं परित्रिज्या, और इस बराबर दूरी को परित्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। और अब जब अपन इस परित्रिज्या से परिवृत्त का निर्माण करेंगे लिखते जाना साथ के साथ इनको। इस बराबर दूरी को क्या कहते हैं? परित्रिज्या। यानी ये अपने पास परित्रिज्या हो गई, ये परित्रिज्या और ये परित्रिज्या। इसको नाम देते हैं सरकम सेंटर। तो यानी इसको प्रदर्शित सी से प्रदर्शित करते हैं। सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से क्या याद रह जाएगा आपको कि इस परिकेंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? सी से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कि इस बराबर दूरी को परित्रिज्या कहते हैं और इस परित्रिज्या से बनने वाला वृत्त, इस परित्रिज्या से बनने वाला वृत्त। तो ये जो परित्रिज्या है इस परित्रिज्या से अपन एक ऐसे वृत्त का निर्माण करें। ये जो वृत्त बनता है इसको बोलते हैं अपन परिवृत्त।
ये जो वृत्त बनता है इसको बोलते हैं अपन, बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त, सर्कम सर्किल परिवृत्त कहते हैं या कहलाता है। इस परित्रिज्या से बनने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट भी कि ये जो आपका परिवर्त बनता है ये किससे बनता है? लमसम द्विभाजक से। तो याद रखना, सबसे पहले आपको मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आपको याद करना है परिकेंद्र जो होता है या परिवृत्त जो होता है वो किससे बनता है। आपकी यही क्वेश्चन आएगा कि परिवृत्त की रचना कीजिए। तो परिवृत्त की रचना में आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि जो परिवृत्त होता है वो किससे बनता है? लमसम द्विभाजक से। तो आपको पहले लमसम द्विभाजक बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने हैं वो अपन उस एक्सरसाइज में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो परिवृत्त होता है, ये जो परिवृत्त होता है ये लमसम द्विभाजकों से बनता है। अंतःवृत्त होता है वो कोणसम द्विभाजकों से बनता है, वो परिवृत्त लमसम द्विभाजकों से बनता है। तो लमसम द्विभाजक की क्या परिभाषा लिखोगे कि एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा को लंबवत बराबर भागों में बांटे तो उस रेखा को बोलते हैं लमसम द्विभाजक। एक त्रिभुज में 3 लमसम द्विभाजक होते हैं। तीनों लमसम द्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। वो जो अपने पास परिकेंद्र मिलता है वो त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। उस शीर्षों से बराबर दूरी को परित्रिज्या कहते हैं। उस परित्रिज्या से बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये जो लमसम द्विभाजक है इसको अच्छे से क्लियर कर लो। आपको पता होना चाहिए परिकेंद्र किससे बनता है, परित्रिज्या किससे बनती है, आपका परिवृत्त किससे बनता है। ये सब जो भी है ये किससे बनते हैं? लमसम द्विभाजकों से बनते हैं। तो क्लियर है? मैंने आपको कोणसम द्विभाजक कंप्लीट करवा दिया है, मैंने आपको लमसम द्विभाजक कंप्लीट करवा दिया है। इनको अच्छे से करो। आगे बढ़ते हैं अपन माध्यिका की ओर। तो अब हेडिंग डालो, माध्यिका, मीडियन। लिखो माध्यिका के अंदर नंबर 3 पॉइंट डालो, माध्यिका, मीडियन। लिखो इसमें कि कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष से निकलने वाली रेखा सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे। ओनली बराबर भागों में बांटे, जरूरी नहीं लंबवत। और निकलेगी कहाँ से? वो त्रिभुज के शीर्ष से। तो देखो कि कोई भी एक रेखा, ये जरूरी नहीं कोण को बराबर भागों में, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अपने पास ये तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, ये जो ए बी से अपन ने त्रिभुज बनाया था, ये समबाहु त्रिभुज बनाया। तो समबाहु त्रिभुज में कोणसम द्विभाजक, लमसम द्विभाजक और माध्यिका तीनों सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज आ जाए तो अपने पास या अधिकोण त्रिभुज आ जाए, जैसे मान लो इस तरीके से, तो इसमें अपने को माध्यिका बनानी है। तो माध्यिका कैसे बनाओगे कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे, तो इसको बराबर भागों में बांटे तो ये रेखा होगी कि नहीं? ए बी सी त्रिभुज में ये जो AD रेखा है ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट रही है। क्या ये 90 डिग्री पर है क्या? नहीं। अगर ये 90 डिग्री पर होती फिर ये क्या भी कहलाती? लमसम द्विभाजक भी कहलाती। लेकिन अभी ये ओनली बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको बोलते हैं माध्यिका। अब इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ पर है। अगर अपन यहाँ से इसको मिला दें तो ये जो रेखा है BE, ये क्या है? इस AC की माध्यिका। क्लियर है? ऐसे ही अगर एक रेखा है जो इसको बराबर भागों में बांटे और वो कहाँ से निकले? शीर्ष C से, तो ये भी क्या है? एक माध्यिका है। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि जो रेखा शीर्ष से निकले वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे, तो जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री पे ही बांटे। तो अगर वो 90 डिग्री पर बांटती है, अब बोले सर इसमें फिर लमसम द्विभाजक कैसे बनाएंगे इस त्रिभुज के अंदर? तो लमसम द्विभाजक जरूरी नहीं शीर्ष से निकले, तो लमसम द्विभाजक कैसे बनेगा कि लंब भी होगा और बराबर भागों में भी बांटेगा, इसके ऊपर भी लंब भी होगा और बराबर भागों में बांटेगा, और इसके ऊपर भी क्या होगा? लंब भी होगा और बराबर भागों में भी बांटेगा। इस तरीके से ये लंब भी होगा और बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो अधिकोण त्रिभुज होता है इसमें जो परिकेंद्र बनता है वो बाहर की ओर बनता है। ये ध्यान रखना। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी इतना कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपको। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी रेखा जो
त्रिभुज की भुजा को लंबवत बराबर भागों में बांटे वो लंबसम द्विभाजक कहलाती है। और ऐसी रेखा जो शीर्ष से निकले और ओनली बराबर भागों में बांटे उसको बोलते हैं माध्यिका। समझ में आ गई? माध्यिका मैं फिर बता देता हूँ, माध्यिका जरूरी नहीं 90 डिग्री पे बांटे, ये ओनली बराबर भागों में बांटती है। तो क्या लिखोगे माध्यिका की परिभाषा? कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली ऐसी रेखा जो त्रिभुज की सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा माध्यिका कहलाती है। तो लिखो सबसे पहले, किसी त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा जो त्रिभुज के, या डायरेक्ट लिख लो, जो शीर्ष के सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। डेफिनेशन को वापस पढ़ो, या मैं वापस बता देता हूं कि ऐसी रेखा, एक बार वापस बना लेते हैं अपन इसमें, कि कोई ऐसी रेखा कि जो त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली ऐसी रेखा तो सामने वाली भुजा को ओनली बराबर भागों में बांटे। तो एक रेखा अपन ये भी निकलेगी जो इसको बराबर भागों में बांटेगी, और तीसरी माध्यिका ये होगी जो इसको बराबर भागों में बांटेगी। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? माध्यिकाएं कहलाती हैं। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक, ऑर्थो सेंटर, और इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसका एक और नाम होता है ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्वीय केंद्र। तो केंद्र का दूसरा नाम क्या होता है? गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र, ये इस नाम से भी ये आता है कई बार, गुरुत्वीय केंद्र, ग्रेविटी सेंटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्रक, ऑर्थो सेंटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्लियर है? ये जो केंद्रक होता है ये प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा लेना इसको। कि क्या लिखोगे? कि ये जो केंद्रक होता है इसके ऊपर आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इस पॉइंट के ऊपर, कि जो केंद्रक होता है ये प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अच्छे से समझते हैं अपन इस पॉइंट को पहले, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है इसको अपन ओ नाम देंगे। तो ये जो केंद्रक है ये AO और OD को, ये जो अपने पास माध्यिका थी AD, इसको किस अनुपात में बांटेगा? 2:1 में। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी AO बटे में अगर OD अपन ज्ञात करें तो ये होता है 2/1, यानी अपने पास AO अनुपात OD कितना आएगा? 2:1। ध्यान रखना इसको। इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो इसी लाइन के ऊपर पूरा 10.2 ही आपके इसी लाइन के ऊपर है कि जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के अंदर।
अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि BO अनुपात OE बताओ कितना होगा। BO अनुपात OE, जो बड़ी है, जो बड़ी दिखती है वो 2 होगी और जो छोटी होती है वो 1 होगी। तो BO बटे में OE बताओ कितनी होगी, 2:1 में। यानी क्या लिखोगे कि BO अनुपात OE कितना आएगा बताओ, 2:1। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तीसरी जो माध्यिका है अपनी कौन सी बच गई, अपने पास AO वाली होगी, BO वाली होगी, तो तीसरी आती है अपने पास CO बटे में OF। तो बताओ CO तो कितनी होगी, बड़ी है तो 2 और OF छोटी है तो ये होगी 1। तो यानी यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कि CO अनुपात OF कितनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2:1। अच्छा, ये उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मान लो मैं निकालूं FO बटा OC तो छोटी वाली 1 और ये 2, फिर वो 1:2 हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब एक्चुअल में बच्चे गलती क्या करते हैं वो गलती मैं आपको बता देता हूं। इन क्वेश्चन में बच्चे कुछ गलतियां करते हैं कि जैसे मान लो त्रिभुज इस तरीके से वो लोग बनाते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से वो डायग्राम बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABCDEF। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि त्रिभुज ABC है जिसके अंदर AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं। तो आप ज्ञात करके बताइए, कोई भी एक भुजा की वैल्यू अपने को ज्ञात करने के लिए देगा। तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि वो अनुपात निकालते हैं, तो वो देखते हैं कि AO अनुपात OD ये तो बराबर बराबर दिख रही है, तो यहाँ पर 2 कौन सी होगी और 1 कौन सी होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चे क्या गलतियां करते हैं मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पर ये माध्यिकाएं गलत बना देते हैं। माध्यिकाएं गलत कैसे बनाते हैं कि माध्यिका की परिभाषा क्या थी अपने पास कि ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ से अपन इस माध्यिका के ऊपर नजर डालेंगे तो शीर्ष से तो निकल रही है लेकिन सामने वाली भुजा को देखो बराबर भागों में नहीं बांट रही, तो ये माध्यिका गलत हो गई कि नहीं हो गई। तो पहले आपको माध्यिका अच्छे से सही से बनानी है, ये मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको माध्यिका कैसे बनानी है ध्यान से देखना कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे, यानी ये वाली आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको बीच का पॉइंट लेके इससे मिला देना है, यानी ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। फिर आपको क्लियर देखेगा कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये होगी 2:1। ये बड़ी है ये छोटी है तो 2:1, ये भी 2:1। तो आप यहाँ से ये गलतियाँ मत करना। एग्जाम के अंदर हम कॉपियाँ चेक करते हैं, हमें पता है बच्चे कितनी गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ मैक्सिमम बच्चों की कॉपी में देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखना। क्वेश्चंस जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा तब और अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर है? तो ये थी अपने पास माध्यिका। माध्यिका में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो माध्यिका होती है उसकी परिभाषा क्या होती है कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटे, तो उस रेखा को बोलते हैं माध्यिका। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। उसका दूसरा नाम होता है गुरुत्वीय केंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ग्रेविटी सेंटर, और केंद्रक को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर है? ये आपका माध्यिका थी। और प्रत्येक जो केंद्रक होता है वो जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ गए सभी बच्चे? तो ध्यान से इसको माध्यिका को अच्छे से करो। आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक करवाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको रेखाएं पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको कोण पढ़ाए, उसके बाद मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको कोण सन्निभाजक पढ़ाया, उसके बाद लंब सन्निभाजक, और सबके लास्ट में माध्यिकाएं। 6 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं। 6 के 6 पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो आपको मैं कल या अगले वीडियो के अंदर आपको मैं सर्वांग समता और समरूपता करवाने वाला हूँ। क्लियर है? तो सर्वांग समता और समरूपता आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ट्रायंगल की पूरी नॉलेज होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से करें, अच्छे से समझें। जितनी भी डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हैं उनको अच्छे से याद करो। वो अच्छे से याद होंगी तो आप अच्छे से सर्वांग समता और जो समरूपता है उसको समझ पाओगे। क्लियर है? तो अच्छे से इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया उस पर अच्छे से मेहनत करो। बाकी बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।